ओके जी। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलॉग एकेडमी। तो हम अपने एक और खूबसूरत टॉपिक पर हैं, इंटेग्रल इक्वेशंस। इंटेग्रल इक्वेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हमारी आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, तो बुक्स वगैरह का मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक है। जेआरएफ जैसे एग्जाम में 10 से 15 नंबर ये कवर करता है, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, तो पढ़ना ज़रूर चाहिए। इस संदेह में मत रहना कि पढ़ें या ना पढ़ें और फिर लेक्चर्स को देखते चलो, ठीक है। तो पढ़ना है और ज़रूर पढ़ना है, और एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, अब धीरे धीरे आपको पता चलेगा, ठीक है। अब देखो, इंटेग्रल इक्वेशंस की अगर हम बात करें या अगर मैं बात करूं आपसे, तो काफ़ी साल पहले एबल्स प्रॉब्लम थी। एबल नामक मैथमेटिशियन ने, जो भी जिस भी सब्जेक्ट पर वो काम कर रहे थे, उनके पास सबसे पहले एक इक्वेशन उठ खड़ी हुई, इंटीग्रेशन के साइन के साथ आई वो, उसे इंटीग्रल इक्वेशन उन्होंने बोला। वहाँ से कहानी इसकी शुरू हुई। ऑलमोस्ट हर बुक में आपको हिस्ट्री मिल जाएगी। हम उसमें ज़्यादा ना जाते हुए सीधा इंटीग्रल इक्वेशंस की बात करते हैं कि इंटीग्रल इक्वेशंस होती क्या है और उनके टाइप्स क्या हैं। बस इस लेक्चर में हम यही देखेंगे, ठीक है। इससे पहले अगर मैं ये बोलूं कि इंटीग्रल इक्वेशन से पहले हम थोड़ी सी बात ये करें कि कुछ ज़्यादा नया नहीं है, एनालॉगस है ओडीई के या किसी और सब्जेक्ट के। तो हम पहले उसकी बात करते हैं कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते थे, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है ये कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते थे। फिर हम बात करेंगे इंटीग्रल इक्वेशन पर आएंगे, इंटीग्रल इक्वेशन की हम बात करेंगे, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन देखो किसे कहते थे। हमें ना एक चीज पता थी, इक्वेशन का मतलब तो पता ही है, जहां इक्वल टू का साइन हो उसे इक्वेशन कहते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक ऐसा फंक्शन हो, ठीक है, वाई एक्स, हम जिसका ऑब्वियसली मैं इसको अगर सीधा लिख दूं डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन, ठीक है, मैं सीधा ना लिख देता हूं डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स थ्री प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स, या फिर उसे एक और सिंबल में लिख दूं वाई डैश, इक्वल टू आता था ये किसी के, क्या होता था वो, एफ एक्स। मतलब ये सब, मतलब बेसिकली मेरे पास एक अननोन फंक्शन होता था, जैसे वाई एक्स, मैं इस फंक्शन को लेकर चलता था, फिर मैं उसका क्या करता था, डेरिवेटिव करता था। अच्छा, एक वाई एक्स भी आएगा यहाँ पर भाई, इसे ना थोड़ी सी हमारे पास जगह कम रह गई, ऐसे, ओके, ये देखो ऐसे लिख सकते हैं फिर हम इसे डी टू वाई बाय डी एक्स टू, ठीक है, प्लस डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स। एक ट्रिपल इंटीग्रेशन वाला हमने हटाई दिया, ऑब्वियसली जगह कम थी, ठीक है। देखो इधर देखो, अब हमने क्या किया, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने एक अननोन फंक्शन को हम लेकर चले, ये वाई एक्स था। हमने फिर क्या करा, उसका कुछ नहीं करा, डेरिवेटिव किया वाई डैश, ठीक है, हमने डेरिवेटिव किया, ये वाई डैश आ गया यहाँ पर। फिर हमने उसका वाई डबल डेरिवेटिव किया, फिर वाई ट्रिपल डेरिवेटिव, ऐसे हम अप टू nth डेरिवेटिव तक यहाँ तक गए, ठीक है। हम किसी भी एक अननोन फंक्शन को लेकर चल रहे थे। बेसिकली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब ये था कि किसी एक अननोन फंक्शन को डेरिवेटिव 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 n टाइम्स, और फिर उनके लीनियर कॉम्बिनेशन भी हम लेते थे। ध्यान हो थोड़ा बहुत तो, हम एक लीनियर कॉम्बिनेशन लेते थे। मतलब यहाँ पर हम a1 लिख सकते हैं, a1 यहाँ पर लिख सकते हैं, a1 चाहे यहाँ पर हटा दो, कोई और कांस्टेंट आ सकता है, या a2 यहाँ पर an माइनस वन और यहाँ पर an, ठीक है, हम ऐसे ले सकते थे। तो इनके कांस्टेंट्स के साथ जो लीनियर कॉम्बिनेशन का जो आता था, मतलब हमारे पास ये जो लेफ्ट साइड आती थी वो इक्विवेलेंट होती थी एफ एक्स के, मतलब इक्वल आती थी एफ एक्स के। तो हम बोलते थे इस इक्वेशन को कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और अगर एक ऐसा वाई एक्स हमें मिलता था तो हम बोलते थे कि ये इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो बेसिकली उसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अब यही काम हमने बेसिकली उल्टा करना है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं, इंटीग्रल इक्वेशन में। मतलब बेसिकली जहां हम डिफरेंशिएशन ले रहे थे ना एक अननोन फंक्शन वाई एक्स का, अब वहीं से हम एक इंटीग्रल ले रहे हैं एक अननोन फंक्शन वाई एक्स का, ठीक है। कैसे, कुछ ऐसे, इक्वल टू वही बोल लो आप, एफ एक्स। अब हमने क्या किया, हमने फिर से वही काम किया। एक फंक्शन था हमारे पास वाई एक्स, ठीक है, फिर हमने क्या किया, उसको इंटीग्रेट किया। देखो अब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं वाई एक्स को। अब जब हम वाई एक्स को इंटीग्रेट करते हैं, जैसे हमने यहां पर किया था, देखो इंपॉर्टेंट चीज तो यही है, हमने
इस वाई एक्स को हमने डिफरेंशिएट किया ना, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स किया क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन थी, फिर डी वाई बाई डी एक्स को दोबारा डेरिवेट किया क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन की एन टाइम्स तक हम यही करते चले गए। लीनियर कॉम्बिनेशन तो एक बात की बात हो गई, A1 A2 वो तो हर जगह आना है। यहां पर भी वही काम होगा, वाई एक्स को मैं इंटीग्रेट करूंगा, लेकिन इंटीग्रेट करूंगा तो आपको पता है एक चीज की वेरिएबल चेंज होता है तब जाकर वो इंटीग्रेशन में वहां पर फॉर्म लेता है। इंटीग्रल कैलकुलस में आपने पढ़ा होना चाहिए। अगर मान लो मैं एक्स स्क्वायर की मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करूं, एक्स स्क्वायर मेरे को पता है कि मेरे को अगर इसको इंटीग्रेट करना है और एक्स स्क्वायर लाना है तो 0 से एक्स, मतलब सॉरी एक्स स्क्वायर लाना है ना, तो कुछ ऐसा एक्स स्क्वायर लाना है तो टी डी टी ले लेता हूं इसे मैं, टी डी टी क्या आ जाएगा मेरे पास ये आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 और 0 से x तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब आप बोलते हो सर जो 1/2 है ये मतलब ये तो आया एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये एक्स स्क्वायर है, तो बेसिकली मेरे पास कांस्टेंट आया ना इधर 1/2। ठीक है, यही चीज अभी इस केस में देखो, पहली बात अगर मैं वाई एक्स का इंटीग्रेशन कर रहा हूं इसी फॉर्म में तो मैं पहले करता हूं वाई टी डी टी, पहले तो मुझे ये करना पड़ा इंटीग्रल इक्वेशन बनाने के लिए। दूसरी चीज मैंने क्या की, कि ये जो वाई टी डी टी है, ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को मैंने अब यहां पर लिख दिया, मैंने के बोल दिया इसे। के है मेरे पास, एक्स में भी आ सकता है, टी में भी आ सकता है, कुछ भी। यहां तो एक अलग यूजुअल इंटीग्रेशन थी, लेकिन इस केस में मेरे पास एक्स आ सकता है, टी आ सकता है, ये कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और ऑब्वियसली ऊपर जैसे यहां 0 से एक्स था, यहां भी आप लगा लो ए से एक्स लगा लो, कुछ भी लगा लो या फिर। ठीक है, सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड में भी यही होगा, यहां वाई टी डी टी डबल इंटीग्रेशन आ जाएगा, अब समझ रहे हो, और फिर से वही के एक्स टी, फिर आगे ये ट्रिपल इंटीग्रेशन आ जाएगा, फिर आगे फोर्थ इंटीग्रेशन, फिर आगे एनएफ इंटीग्रेशन। काम वही हुआ है जो मेरा यहां हो रहा था ना, देखो काम तो मेरा यही हो रहा है। पहले मेरा ये वाई एक्स था, इसी वाई एक्स से मैं आगे गया डी वाई बाई डी एक्स पे, डी टू वाई बाई डी एक्स पे मैंने डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करना आसान था, मतलब कंपैरेटिवली आसान होता है, हमें पता है एडिशन करना आसान होता है, सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है। तो डिफरेंशिएट करना आसान था, जहां पर हमें जरूरत नहीं पड़ी थी ज्यादा कॉन्स्टेंट्स वगैरह में कंफ्यूज होने की। यहां पर भी काम वही चल रहा है, एक वाई एक्स था, फिर उसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये तो अब सवाल उठ खड़ा हुआ कि सर ये कहां से आया के एक्स टी, ये लगाना पड़ा ना हमें, क्योंकि हमें पता है अगर एक्स स्क्वायर को मैं करूंगा टी डी टी तो ये मेरे पास आया 1/2, ये मेरे पास आया। ठीक है, तो मेरे पास अगर ये आ रहा है तो फिर मेरे को यूज तो करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये के एक्स टी वही है, इसलिए यहां पर के एक्स टी आया इंटीग्रल के साथ। दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया, फिर वहां पर डबल इंटीग्रेशन, फिर तीसरे स्टेप में ट्रिपल इंटीग्रेशन, चौथे स्टेप में फोर्थ इंटीग्रेशन, एनथ स्टेप में एनथ इंटीग्रेशन आ गया मेरे पास। काम वही हो रहा है जो ओडी में हो रहा था, वही इंटीग्रल इक्वेशन में हो रहा है। अब बेसिकली मैं इसी चीज को देखो, मैं इसी चीज को कैसे बोलता हूं, जैसे हमने वहां किया था, कहां किया था, यहां हमने ओडी इतनी एनएथ ओडी तक नहीं पढ़ा। हमने क्या करा, हमने कहा कि भाई हमसे ना इतना नहीं पढ़ा जाएगा, ये पढ़ लो बस, ये या फिर ये फर्स्ट ऑर्डर ओडी पढ़ लो, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर सेकंड ऑर्डर पढ़ लो, थर्ड ऑर्डर पढ़ लो। जो ज्यादा है, जो हमारे बस का नहीं है, उसे काट दो, वो हम नहीं पढ़ेंगे, हमारा मन नहीं उसे पढ़ने का। समझ रहे हो, यही काम हमने यहाँ पे करना होता है। हमने क्या करना होता है, ठीक है ये ले लो, ये भी ले लो, ये भी पढ़ना है, और ये उठा लो, बस इतना हमने पढ़ना है। जितना हमारे काम का है उसको उठा लो और ऐसा करो, बाकी को काट दो, हमारे बस का नहीं है, ज्यादा है, ओवरलोड हो जाएगा दिमाग पे फालतू में। वैसे हम जेआरएफ की तैयारी वैसे ही कर रहे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो हमने ज्यादा नहीं पढ़ना। अब हमने क्या हुआ, देखो अब हमारे पास ये इक्वेशन आई, इस इक्वेशन को मैं कैसे देख रहा हूं, ऐसे इसी इक्वेशन को मैं कैसे देख रहा हूं, मेरे पास ये आया, मैंने वाई एक्स लिखा ऐसे, वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स था, ये जो था मेरा ये प्लस का था ना, प्लस का मैंने इधर भेज दिया तो माइनस का आ गया। चलो 0 से एक्स के एक्स कॉमा टी वाई टी डी टी, ये आ गया मेरे पास। ये बात हुई क्लियर, नहीं हुई, ये आ गया मेरे पास। अब देखो एक और चीज, अगर मैं वाई एक्स की जगह आज यहां पर अल्फा एक्स लिख दूं, किसी को कोई आफत, किसी को कोई परेशानी, दुख, दुख एक और वर्ड होता है ना इसका, पर्यायवाची, दुख, कष्ट, कलेश, वेदना, पीड़ा, ये रट रखा था हमने 8th क्लास में। दुख, कष्ट, कलेश, वेदना, पीड़ा, क्या किसी को अगर हम अल्फा एक्स लिख दें यहां पर, हैं जी, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट तो मैं पहले ही बोल रहा था, यहां पर नहीं लेके चल रहे थे हम ओडी में, ये A1 A2 AN A3 ऐसे ही हम यहां पर लेकर चलते हैं। मैंने लगाया नहीं, इसका मतलब थोड़ा ना कि जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब अल्फा एक्स आ सकता है, अल्फा एक्स डॉट वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स।
इसकी जगह मैं प्लस भी लिख सकता हूं। क्यों लिख सकते हो सर प्लस? अकॉर्डिंगली के एक्स टी भी चेंज हो जाता है, ठीक है, तो प्लस लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 0 से x की जगह मैं a से x भी लिख सकता हूं। ये हमारी जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन होती है। ये होती है जी हमारी जनरल फॉर्म ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। अल्फा एक्स डॉट वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए से एक्स के एक्स टी वाई टी डी टी। ठीक है, कहां से आई, क्यों हुई, अब बात आ गई आपको समझ में। दूसरी चीज देखो, अगर ये बात आ गई ना आपको समझ में, तो आप ये बात समझो कि अब हम डेफिनेशन पढ़ने लायक हो गए हैं आज की डेट में। अब हम वो नहीं रहे जो हम बिना डेफिनेशन पढ़े थे पहले। अब हम डेफिनेशन को समझ सकते हैं। कहता है एन इंटीग्रल इक्वेशन इज एन इक्वेशन, ठीक है, इन विच अ फंक्शन टू बी डिटरमाइंड, मतलब अननोन फंक्शन अपीयर्स अंडर इंटेग्रल साइन। इंटेग्रल साइन के अंदर है ये कौन सा फंक्शन, वाई टी, और निकालना क्या था, वाई एक्स। ठीक है, मैं कुछ वापस करूं क्या, ये देखो, एन इंटीग्रल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच अ फंक्शन टू बी डिटरमाइंड, मतलब अननोन फंक्शन अपीयर्स अंडर इंटेग्रल साइन। अननोन फंक्शन क्या था, ये जो है ना, ये हमें निकालना है, ये वाई एक्स, ये हमें निकालना है। इसके लिए जंग लड़ रहे थे। परेशानी ये थी, यही फंक्शन इंटीग्रल में है, यही फंक्शन इंटीग्रेशन के अंदर छुपा हुआ है। जिस फंक्शन को हमें पढ़ना था वही फंक्शन अंदर है इंटीग्रेशन के। और ऐसी इक्वेशन को जहां जिस फंक्शन को हमें पढ़ना हो उसी वही फंक्शन अंदर चला जाए, मतलब एक अननोन फंक्शन ही इंटीग्रेशन के अंदर चला जाए, ऐसी इक्वेशंस को बोला जाता है इंटेग्रल इक्वेशंस। ठीक है, बात आई समझ में? नहीं आई सर? नहीं आई तो फिर रहने दो, फिर वो समझो जो समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे हो गया, आई होप आगे हो गया। आसान है, अब तो कुछ भी नहीं है ना। अब तो इसमें देखो जो चीज हर सब्जेक्ट से हो रही है ना, एनालॉगस ही है सब, एक है साधे सब सदै, है ना। कहानियां पढ़िए ना, सुनिए अभी ढंग से, बस पढ़ी हुई है, दिमाग में नहीं गई। ये वही वाली बात है, बस अब हमें उसे बाहर लेके आना है। एक तरह से बोल लो कि अनकॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड होते हैं ना, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड होते हैं, तो सबकॉन्शियस में जो पढ़ा उसे कॉन्शियसली लेके आना होता है। चीज वही है, वही चलने वाली है। खैर, जनरल फॉर्म ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन समझ में आ गई। अब पूरे लेक्चर्स में हम जितना भी जो भी पढ़ेंगे मैं ऐसे ही लिखूंगा, जनरल फॉर्म ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन अल्फा एक्स डॉट वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए से एक्स के एक्स कॉमा टी वाई टी डी टी। ठीक है, और एक और इंटरेस्टिंग बात देखो, ये जो के एक्स टी है ना, ये जो के एक्स टी है, इसे इंटीग्रल इक्वेशन की दुनिया वाले बोलते हैं, इंटीग्रल इक्वेशन की दुनिया वाले बोलते हैं कर्नल। वो लोग मानते नहीं इसे बिना कर्नल बोले, कर्नल बोल के इसे कंफ्यूज कर देते हैं। खैर, अब देखो एक और चीज है, ये कांस्टेंट ही हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 में जाएंगे। अब ये चैप्टर 1 अगर हम बोल रहे हैं, इसे लेक्चर 1 बोल रहे हैं, तो 3rd चैप्टर में हम जाकर कर्नल के बारे में पढ़ेंगे। कर्नल इंपॉर्टेंट है, सेपरेबल कर्नल, रिजॉल्वेंट कर्नल, इटरेटेड कर्नल, उन्हीं पर क्वेश्चन आए हुए हैं जेआरएफ में। एक कर्नल और उसका क्वेश्चन, मतलब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि एक छोटे से टॉपिक पर ही हम सीधा क्वेश्चन मिल जाता है हमें देखने को। बेसिकली फर्स्ट लेक्चर का फर्स्ट हिस्से में हमने कर्नल सुन लिया, और फर्स्ट इसी लेक्चर से एक क्वेश्चन आ जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कर्नल पर। खैर, ये चीज क्लियर है, ठीक है, कि इंटीग्रल इक्वेशन हूबहू ओडी ही से मिल रही है। वहां अगर डिफरेंशिएशन है तो यहां इंटीग्रेशन है, बस इतना डिफरेंस है। एक और चीज समझो, अब अगर ये है, अगर ऐसा है, तो फिर एक और कहानी ये है कि सर ओडी जो है ना, इनफैक्ट मैं अभी लेक्चर से बाहर की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो ओडी है ना वही इंटीग्रल इक्वेशन इंप्लाई भी करती है, और इंटीग्रल इक्वेशन जो है वो ओडी इंप्लाई करती है। ठीक है, कोई भी आप ओडी उठा लो, बेसिकली है कुछ नहीं, वो जो भी आपने कहा कि भाई हमने एक वाई लेकर चले, हम उसका फिर वाई डैश किया, फिर उसका वाई ट्रिपल डैश किया, वो एफ एक्स आना चाहिए था, ये ओडी है। और इंटीग्रल इक्वेशन एक वाई एक्स लेकर चले, फिर हमने उसका एक इंटीग्रेशन कर दिया, वाई टी में आ गया, मान लो ये वाई एक्स था, तो इक्वल टू वो भी एक एफ एक्स आया, तो हमने इसे इंटीग्रल इक्वेशन बोल दिया, और इसे हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोल दिया। ओडी को ही आप इंटीग्रेट करते चलो, ओडी को आप इंटीग्रेट करते चलो, करो इंटीग्रेट करो, फिर से करो, 1 2 3 बार। हम काफी सारे रूल पढ़ेंगे, ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे वो, मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूं। इसको इंटीग्रेट करते चलो, आप यहां पहुंच जाओगे एक दिन, और आप इसको डिफरेंशिएट करते चलो, यहां पहुंच जाओगे।
इंटीग्रल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते चलो, आप ओडी में आ जाओगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंच जाओगे, और ओडी को आप इंटीग्रेट करते रहो, आपको इंटीग्रल इक्वेशन मिल जानी है। ये इसका इंटरलिंक्ड है जो हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। एक और चीज देखो, एक और चीज जो देखने लायक है वो ये है, वो देखो एक और चीज क्या है कि जितनी भी ये बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवी मैं कहता हूं जो एक्चुअली लोग यूज करते हैं, जो इन सब्जेक्ट्स को यूज करते हैं, हम तो जेआरएफ के लिए पढ़ रहे हैं ना, हमें तो बस जेआरएफ दे दो, गवर्नमेंट जॉब दे दो, हमें शादी करनी है सर, फालतू के झंझटों में कौन पड़े। हम लेकिन जो बुद्धिजीवी हैं, जो वाकई इंटीग्रल इक्वेशन को, ओडी को प्यार करते हैं, देखो होता क्या है, वो लोग वो लोग करते क्या है, अरे ऐसा तो कुछ नहीं करते ना वो लोग, ठीक है अब ठीक है, वो लोग करते क्या है, वो ओडी पकड़ते हैं, ओडी उठाते हैं, ओडी का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते ना उनके पास और ज्यादा डिफिकल्टी बढ़ जाती है। मैंने ओडी में कई बार जब पढ़ा रहा था, मैं बोल रहा था कि ऐसी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी जा सकती हैं जो तुमसे छोड़ो, जो शायद मुझसे भी ना सॉल्व हो, उल्टी आ जाए, हम दोनों पर ही भारी पड़ जाएं, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस भी हैं। लेकिन होता क्या है कि वो, मैं उन लेक्चर्स में मैं जब बोल रहा था ना कि डिफिकल्ट है, ऑब्वियसली वो डिफिकल्ट थी, लेकिन आज वो कंपैरेटिवली इजी हो जाती हैं। ठीक है, इजी क्यों हो जाती हैं? क्योंकि कुछ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हमसे ओडी से सॉल्व नहीं होंगी, ओडी की टेक्निक से सॉल्व नहीं होंगी, तो हम क्या करते हैं, हम उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं, हम उन ओडीज को कन्वर्ट कर देते हैं इंटेग्रल इक्वेशंस में। मैंने बताया ना, अभी हम इंटीग्रेट करते चलेंगे तो इंटीग्रल इक्वेशन मिल जाएगा। तो जो बुद्धिजीवी होते हैं ना, वो इस सब्जेक्ट को एज 10 से 15 का मार्क्स का देखकर नहीं चलते हैं कि भाई एग्जाम में आएगा 10 से 15 मार्क्स का, जेआरएफ क्लियर करो और ब्याह शादी के लिए नहीं पढ़ते हैं वो लोग। वो क्या करते हैं, वो उल्टा काम करते हैं, वो दूसरा काम करते हैं। वो ये करते हैं कि ओडी का कोई क्वेश्चन है, वो अटक गया है, तो वो उसे इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, उसको सोल्व करते हैं और उसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं। यही काम इंटीग्रल इक्वेशन वाले भी करते हैं। अगर इंटीग्रल इक्वेशन में कोई सवाल है जो उनके दिमाग में कट 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 कर रहा है, तो वो वापस जाते हैं, ओडी की हेल्प लेते हैं और बात खत्म करते हैं। ठीक है, तो ये फायदा होता है इन दोनों सब्जेक्ट्स का, इतना ज्यादा इंटरलिंक्ड होता है, कन्वर्जन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इवन तो ये जेआरएफ में नहीं आता है, ये कन्वर्ट करना इधर से उधर जेआरएफ में नहीं आता, लेकिन हमारे सिलेबस में है और हम इसलिए इसे करवाते भी हैं। ऑलमोस्ट हर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले करवाते हैं, हम ही नहीं भाई, सब करवाते हैं। ठीक है, करवाना भी चाहिए क्योंकि है ही इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे मैं बता रहा हूं कि जो ओडी वाले होते हैं वो आई की हेल्प लेते हैं, जो आई वाले होते हैं वो ओडी की हेल्प लेते हैं, बड़े लेवल पर, बड़े बुद्धिजीवी। हम लोगों ने तो बस जेआरएफ करना है। ठीक है, अच्छा अब देखो इंटीग्रल इक्वेशन के एग्जांपल्स देखने लायक हैं, इनको क्या ही देखना, आप सबको पता है। जीएस बेसिकली वही तो है, बस हमारे पास y की जगह g लिख लिया, x की जगह s लिख लिया। देखो एक और इंपॉर्टेंट बात, जिस भी आप नोटेशन में चल रहे हो, जैसे मैं तो इसको लेकर चलूंगा, मैं अल्फा एक्स डॉट वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए सी एक्स के एक्स टी वाई टी डी टी को लेकर चलूंगा हमेशा। तो होता क्या है कि जब एग्जाम में ये क्वेश्चन x की जगह s में आ जाता है ना, तो कई बार कंफ्यूज कर देता है, और वही क्वेश्चन ईजी से भी ना डिफिकल्ट हो जाता है अपने आप। बहुत छोटी सी बात लग रही होगी सुनने में अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठे रहते हैं, मुझे पता है वो जेआरएफ को जो 4.5 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन बोले, वो 5 नंबर का क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट एक्स्ट्रा ले जाता है इसी चीज में कि एस आ गया, यहाँ टी आ गया, यहाँ जेड आ गया, यहाँ वो आ गया, फिर ये दुखदाई बन जाती है बात, वरना वैसे आसान होता है क्वेश्चन। ठीक है, सेम वही चीज है, जीएस है यहाँ पर, और यहाँ पर जो कोई अल्फा एस वगैरह हुआ करता था वो 1 हो गया है। एफ एस ये है, ए से बी कोई इशू नहीं है, ए से एक्स हो या ए से बी, हम लिमिट्स पर वापस आगे पढ़ेंगे, लिमिट्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं, कांस्टेंट है या वेरिएबल है, अकॉर्डिंगली देखेंगे। ये फिर से वही के एस टी जी टी डी टी, इंपॉर्टेंट यही है, ये जो जी एस है ये जी टी अंडर इंटेग्रल साइन है, तो इसका मतलब ये एक इंटेग्रल इक्वेशन तो है। जी एस इक्वल टू एस प्लस जी टी स्क्वायर डी टी। अब एक बच्चा कहता है सर यहाँ जी टी की पावर 2 आ गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लीनियर नॉन लीनियर की बात करेंगे आगे, लेकिन हाँ इंटेग्रल इक्वेशन तो है ना, हमारा जो अननोन फंक्शन है वो अंडर इंटेग्रल जा रहा है। ये है हमारे पास एक और थर्ड एग्जाम्पल, ये भी बिल्कुल सही इंटेग्रल इक्वेशन है। अब मैं एक और एग्जांपल लिख रहा हूं आपके पास, ठीक है, आप इसे बताओगे मेरे को फटाफट, कमेंट तो आप करने वाले हो नहीं। ux इक्वल टू एक्स प्लस 1/6 एक्स क्यूब माइनस
0 से 1/2, 0 से 1/2 x माइनस टी डॉट ई टी डी टी। ठीक है, ये है जी हमारे पास। अब आप बताओगे मेरे को कि क्या ये इस इंटीग्रल इक्वेशन को ओडी में सॉल्व किया जा सकता है? सर ये कैसे पहचाने? पहचाने नहीं, बस देखो ध्यान से। मतलब बेसिकली मेरा सवाल ये है कि क्या एक इंटीग्रल इक्वेशन है या नहीं। रहने देते हैं और ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या ये एक इंटीग्रल इक्वेशन है या नहीं है। अब कुछ बच्चों को लगता है कि इसमें तो है नहीं कुछ ऐसा कि भाई इंटीग्रल इक्वेशन वाला तो अभी सवाल ही नहीं आया, क्यों नहीं है इंटीग्रल इक्वेशन। लेकिन मैं बता दूं आपको, जो भी आप में से कुछ बोल रहे हो या कमेंट कर दिया हो किसी ने कि हाँ ये इंटीग्रल इक्वेशन है, पहली बात ये इंटीग्रल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, दूसरी बात क्यों नहीं है, ये चीज जैसे यहां पर एक अल्फा एक्स होता था वो तो चलो आज 1 है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो यू एक्स आ गया वाई एक्स की जगह, ये क्या है, ये एफ एक्स है, हमें इससे कोई दिक्कत थी ही नहीं। एफ एक्स है ना, एफ एक्स है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा एक्स जो है 1 है और वाई एक्स की जगह यू एक्स है। तो यहां पर है जो वाई टी है, देखो जैसे के एक्स टी तो ये आ गया, के एक्स टी हमारा ये हो गया, ये हमारा कर्नल हो गया है ना, के एक्स टी कर्नल हो गया। और वाई टी आना चाहिए था यहां पर ई टी है, तो बेसिकली ये के एक्स टी है आज, है ना, ये पूरा ही कर्नल है अब हमारे पास के एक्स टी की फॉर्म में। लेकिन ये जो यू एक्स था ये भी तो होना चाहिए था यू टी, बेसिकली यू टी अंडर इंटीग्रल, ये भी तो होना चाहिए था, तभी तो इंटीग्रल इक्वेशन बनती है। इंटीग्रल इक्वेशन कब बनती है? जब एक अननोन फंक्शन अंडर इंटीग्रल साइन हो, तब हम उसे बोलेंगे कि इंटीग्रल इक्वेशन है ये। एन इंटीग्रल इक्वेशन इज एन इक्वेशन विच अ फंक्शन टू बी डिटरमाइन अपीयर्स अंडर इंटीग्रल साइन। कौन सा फंक्शन? फंक्शन टू बी डिटरमाइंड। ठीक है, अननोन फंक्शन, बेसिकली हम यहां पर अननोन फंक्शन भी लिख सकते हैं। इसे देखो, अब यही तो था, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ये जो यू एक्स है हमारे पास, ये यू एक्स हमारे पास अंडर इंटीग्रल साइन होना चाहिए था, अंडर इंटीग्रल यू टी, मतलब यू टी डी टी होनी चाहिए थी, तब ये इंटीग्रल इक्वेशन होती। तो आज की डेट में ये मेरे पास इंटीग्रल इक्वेशन 2 बार नहीं है बोल दिया मैंने, ध्यान रखना, ये गड़बड़ हो जाती है कई बार। ठीक है, अब देखो जी एक और इंपॉर्टेंट बात देखो। अब इंटीग्रल इक्वेशन हमने कर ली, क्या था हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन? ये थी अल्फा एक्स डॉट वाई एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए से बी ले लो, ए से एक्स ले लो, कुछ भी ले लो अभी फिलहाल, के एक्स टी वाई टी, ये चीज आ गई ना अंडर इंटीग्रेशन, वाई टी डी टी। ये है हमारे पास एक इंटीग्रल इक्वेशन है ये हमारे पास। ठीक है, अब हमें बात करनी है लीनियर एंड नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस की। बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी प्यारी सी बात मैं बोल रहा हूं, सिंपल सारा फंडा इसमें क्लियर हो जाता है लीनियर नॉन लीनियर में। जब हमारा अननोन जो हमने लिया है वाई एक्स यू एक्स एफ एस जो आपने लिया है, वो इंटीग्रल साइन के अंदर तो आएगा ही आएगा, जरूर आएगा। अगर इंटीग्रल साइन के अंदर नहीं है तो इंटीग्रल इक्वेशन ही नहीं है, उसके अंदर आएगा इंटीग्रेशन के अंदर। लेकिन अगर वो इंटीग्रेशन के अंदर उसके साथ कोई छेड़छाड़ी हुई, मतलब उसके साथ कुछ बदतमीजी अगर हुई अगर ये जो अननोन फंक्शन है ये अगर इंटीग्रेशन के अंदर गया और अगर इसके साथ कुछ बदतमीजी हुई, तो वो लीनियर और नॉन लीनियरिटी का कॉन्सेप्ट फिर जाग उठता है, जिंदा हो जाता है। अगर इसकी पावर 1 है, सिंपल सा फंडा है जो कि आज है, तो ये लीनियर हो गई। ठीक है, और अगर इसकी पावर 2 होती तो हम क्या बोल देते उसे, तो उसे नॉन लीनियर बोल देते। सिंपल सा बेसिक सा फंडा, ध्यान रखना। ये जीएस है तो अगर इंटीग्रल इक्वेशन ये बनाएगा आगे देखो ही मत अभी, ये जीएस जो है इंटीग्रल इक्वेशन अगर आगे बनाएगा तो ये अंडर इंटीग्रेशन जरूर होगा। पहला फंडा, ये अंडर इंटीग्रेशन जरूर है। दूसरी चीज, ये जो जीएस है अगर जीटी की पावर 2 कर दी तो इसका मतलब नॉन लीनियर है। ये कौन सी इक्वेशन है? ये नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। और यहां पर जीएस की जगह जीटी ही था, ये कौन सी इक्वेशन है? ये लीनियर है, ये लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। यहां पर ओडी वाला सीन भी नहीं है, ज्यादा खतरनाक वाला, सिंपल सा है। क्या है, पढ़ लो अब इस डेफिनेशन को। इफ इज कॉल्ड लीनियर इफ ओनली लीनियर ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन इट अपॉन द अननोन फंक्शंस। समझ रहे हो? मतलब इंटीग्रेशन के अंदर अगर अननोन फंक्शन पर सिर्फ लीनियर ऑपरेशंस परफॉर्म किए गए हैं तो वो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है, और अगर नहीं किए गए हैं तो वो नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। समझ गए? एफ एक्स इक्वल टू 2x के एक्स टी जी टी डी टी, बताओ क्या ये लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है? नहीं।
समझ रहे हो? नहीं। क्या ये लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है? एक बच्चे ने कहा हाँ सर लिख तो रहा है ये लीनियर इक्वेशन है। ये तो एरर हो गई। ये जिसने भी किताब लिखी है उसने बेचारे ने एरर करी है, उसकी मिस्टेक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अभी इंटीग्रल इक्वेशन ही नहीं है। ये अभी इंटीग्रल इक्वेशन ही नहीं है। इंटीग्रल इक्वेशन होती है जब ये जीटी जो है ना, यहां पर एफ एक्स अगर मैं लिख दूं डॉट जी एक्स मैं ऐसे लिख दूं, हाँ अब ये लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास अल्फा एक्स था वो आज एफ एक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, अल्फा एक्स आज मेरे पास एफ एक्स है। जो मेरा वाई एक्स था वो जी एक्स है, तो वाई एक्स यहां पर वाई टी अंडर इंटीग्रेशन आता था, तो जी एक्स अंडर इंटीग्रेशन आ गया जी टी। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है। लेकिन अगर इसने सीधा सीधा लिख रखा है, ये अगर इसने सीधा सीधा लिख रखा है कि क्या ये एक लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है आज की डेट में, क्या ये एक लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है, तो जवाब आता है नहीं। क्लियर है ना जी ये बात? क्योंकि यहां एफ एक्स है तो यहां एफ टी डी टी होना चाहिए था। ठीक है, ये चीज क्लियर है मेरे ख्याल से। अब देखो एक और चीज, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 to 1001 के एक्स टी जी टी की पावर 2 डी टी इज नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन में। बेचारा ना ये यहां पर जी एक्स आप मानकर चलो, अगर आपको और थोड़ी सी इसकी बात को समझना है तो, वरना ये भी इंटीग्रल इक्वेशन नहीं है। लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। जी एक्स इक्वल टू 3 to 1001, यहां पर कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 से एक्स लिख या 1001 लिख या 50,001 लिख। के एक्स टी इक्वल टू जी टी की पावर 2, ये जो पावर 2 है ये क्या है? नॉन लीनियर। ठीक है, ये जो पावर 2 है ये इसको नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन बना रही है। अगर अब आप यहां पर f को समझोगे, आप अगर ये देखो कि ये एफ एक्स है, ठीक है, अगर आप ये बोलते हो कि ये भाई एफ एक्स है हमारे पास, तो फिर बात ही बिगड़ जाएगी। अगर आप इसको सिर्फ एफ एक्स लोगे तो यहाँ एफ टी आना चाहिए था, तब ये इंटीग्रल इक्वेशन होती। तो ये बेसिकली आज की डेट में इंटीग्रल इक्वेशन नहीं है, समझ रहे हो? ये आज की डेट में इंटीग्रल इक्वेशन नहीं है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को मद्देनजर रखें, इन किताब वालों को मद्देनजर रखें, तो जी एक्स इक्वल टू यहां पर जी टी की पावर 2 ये आता है फिर नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है ये चीज? बस हमने छोटा सा टॉपिक पढ़ा आज, हमने ज्यादा कुछ पढ़ा भी नहीं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो हमने क्या करा, हमने कुछ नहीं करा, हमने सबसे पहले पढ़ा इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है, और फिर हमने उसके टाइप्स देखे। इंपॉर्टेंट बात हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें क्या है। पहली चीज, इंटीग्रल इक्वेशन जो होती है वो कुछ ऐसी होती है दिखने में, एफ एक्स प्लस इंटीग्रल के एक्स टी वाई टी डी टी। जब हम एक इंटीग्रल इक्वेशन को समझ रहे होते हैं तो बड़े काम की और बड़े ध्यान की बात यह होती है कि जो भी हमारा अननोन फंक्शन होता है वही अननोन फंक्शन हमारे इंटीग्रेशन के साइन के अंदर आना चाहिए। और यहाँ पर लिमिट a से x भी हो सकती है, a से b भी हो सकती है, 0 से 1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। दूसरा काम हमने क्या किया, हमने देखा कि जो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन होती है, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन या फिर नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, दोनों ही इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट कैसे? लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन में ये जो वाई एक्स है ना, ये लीनियर होना चाहिए, इस पर सिर्फ लीनियर ऑपरेशंस ही लागू होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है तो इस वाई एक्स पर लीनियर ऑपरेशंस नहीं अप्लाई होंगे, नॉन लीनियर ऑपरेशंस अप्लाई होंगे, मतलब जैसे पावर 2 पावर 3 जो भी हो। ठीक है, तो लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन होगी। अब हम आगे जो हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में, हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि ये जो लिमिट है ना हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। ये जो लिमिट है, ठीक है, मतलब बेसिकली देखो होता क्या है कि हमारे पास इसने बोल तो दिया ये लीनियर और नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशंस पढ़ो, लेकिन लीनियर ही है हमारे सिलेबस में। हमारे सिलेबस में सिर्फ यही है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है नॉन लीनियर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन भी ना दो तरह की होती हैं। एक होती है फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन, एक होती है वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। ये हम आगे ही देखेंगे आगे वाले लेक्चर्स में। एफ मतलब फिक्स्ड मतलब ए से एक्स नहीं, ए से बी कोई लिमिट हो, मतलब जो पूरी सेम है, ये सब सेम रहेगा। बस क्या करेंगे, ए से बी मतलब अगर कांस्टेंट आ गए तो ये फिक्स्ड हो गया तो फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन बन गया। लेकिन वी मतलब वो वेरिएबल मतलब वोल्टेरा, तो एक्स आ गया, ये एक्स मतलब आज की डेट में ये इंटीग्रल इक्वेशन को मैं बोल सकता हूँ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन लिखी हुई है ऊपर, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म भी है तो। ठीक है, और ये ए से बी होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास फिक्स्ड इंटीग्रल इक्वेशन। जैसे ये 2 से एक्स वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन, 3 से 1001 फिक्स्ड इंटीग्रल इक्वेशन।
समझ रहे हो ये चीज़, अगर शॉर्ट उसमें हम देखें तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम ये अपना अब आगे देखेंगे। आज के लिए हमारे पास यही लेक्चर इतने तक ही सफिशियंट है और हम आगे देखेंगे अपना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।